ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये जो क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है, ये काम कैसे करता है अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां जा करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी को किसी भी चैप्टर के क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। थ्योरी मतलब थ्योरी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, इन सबको क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। अब ये चैप्टर का अगर पूरा का पूरा रिवीजन करना है तो केवल क्विक थ्योरी रिवीजन से नहीं होगा, इसके साथ साथ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने पास क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करके यूट्यूब का ही प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक अपने को आई बटन में ही मिल जाएगा। तो वहां जा करके जब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तब अपने पास चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो पाएगा। ये जो वर्क एनर्जी पावर है ना, ये 3 पार्ट में खत्म हो रहा है। बाकी दोनों पार्ट का लिंक चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, वहां देख लेना। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे बेसिक्स ऑफ वर्क एनर्जी पावर के बारे में। इस पार्ट में हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो देख चुके हैं, एक बॉडी जो रेस्ट में है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में एक बॉडी जो मोशन में है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर तुमको बोले कि तुम्हारे माथा पे एक ईंटा गिराने वाले हैं, ठीक है, और 2 ऑप्शन देते हैं। एक कि हम ईंटा यहाँ थोड़ा ऊपर से गिराएंगे, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि वही रेस्ट में ही ईंटा, हम रेस्ट से ही छोड़ेंगे, हम ही नहीं बोल रहे कि हम ईंटा को मारेंगे तुम्हारे माथा पर, नहीं, हम रेस्ट से ही छोड़ने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा, हम एक 4-5 तल्ला की बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और उसके छत से ईंटा गिराते हैं। किसके नीचे रहना पसंद करोगे? भागने की चॉइस नहीं है। ठीक है। किसके नीचे रहना पसंद करोगे? जो कम हाइट से गिर रहा है। मतलब दोनों रेस्ट में, दोनों आइडेंटिकल ईंटा है, बट दोनों के एनर्जी में कुछ फर्क है। मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला फर्क तो नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फर्क क्यों था? रेस्ट और मोशन के चलते था। बट इसमें दोनों ही रेस्ट में, फिर भी एनर्जी में फर्क है। इस एनर्जी के फर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये बात ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। जब भी डिफाइन करेंगे हम चेंज ही डिफाइन करेंगे। यहां के कंपैरिजन में उसका पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करेंगे चेंज, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है। क्योंकि किसी के पास कितना पोटेंशियल है हमको क्या पता है। अब यहां पर वही चीज को हम लिखे हैं। ठीक है। जैसे एक आइडेंटिकल ब्रिक जो 5th फ्लोर पे है, उसके पास ज्यादा डिवास्टेटिंग पावर होता है कंपेयर टू एक वैसा ब्रिक जिस जो ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है। एक स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है, मतलब ज्यादा पोटेंशियल किस चीज का? काम करने का। ठीक है। एक स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है देन एन आइडेंटिकल स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 2 स्टेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। रेस्ट के स्टेट में जो एनर्जी में डिफरेंस है वही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन बॉडी इन वन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है। एक स्टेट के रेस्पेक्ट में दूसरे स्टेट में कितना ज्यादा पोटेंशियल है या कितना कम पोटेंशियल है, बस वही डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम बोले कि खींचा हुआ जो स्प्रिंग है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है। तो वो पोटेंशियल जो ज्यादा है वो दिया कौन? हम ही लोग ने उसको ज्यादा पोटेंशियल खींच करके दिए हैं। ठीक है। तो मतलब जो हम वर्क किए हैं स्प्रिंग पर, वही ना उसके पोटेंशियल में स्टोर हुआ है। ठीक है। या फिर ऐसा समझो, एक ईंटा है, ग्राउंड फ्लोर के ईंटा के पास कम पोटेंशियल है देन टॉप फ्लोर वाले के पास। मतलब हम उसको पोटेंशियल दिया कौन? हम ही ना दिए, कोई लेबर मजदूर, या हम ईंटा को चढ़ाए होंगे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर। ठीक है। तो पोटेंशियल को देने के लिए हमको वर्क करना पड़ रहा है, और जो वर्क हम कर रहे हैं वही वर्क किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि हम तुम कोई भी, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो हम लोग एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है
कि दोनों जो स्टेट था वो रेस्ट का स्टेट था, ये हम लोग के डेफिनेशन में, ठीक है। तो दोनों स्टेट अगर रेस्ट का है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। दोनों मोशन का भी हो सकता है बट आइडेंटिकल मोशन होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसके कुछ काइनेटिक में चल जाए कुछ पोटेंशियल में चल जाए, तब हम नहीं बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो केवल और केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल प्लस इंटरनल भी तो लिख सकते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस उसके अंदर में जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि दो पॉइंट मास एक दूसरे को खींच रहा है, तो अगर हम दोनों को एक सिस्टम मान ले तो वो खींचने वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क प्लस इंटरनल फोर्सेस का वर्क ये इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है तो, जिसके चलते हम लोग चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होगा। अब देखो इससे हम यहाँ क्यों लाए, इसमें हमको एक बात का ख्याल रखना पड़ रहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें उस बात का ख्याल रखने का कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल फोर्सेस का वर्क उतना ही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क जो है वही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में स्टोर होगा, उसका नेगेटिव वर्क, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क ही पोटेंशियल में स्टोर होगा। इसके साथ एक कंडीशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग अलग फॉर्म में भी एक लिख सकते हैं, जैसे वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखे थे। अब वर्क को हम लोग दो पार्ट एक्सटर्नल और इंटरनल में तोड़ दिए, ठीक है। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस उधर चला जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होता है। तो ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस है भाई साहब, इसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग जान रहे हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिलाकर के हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क होगा वो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अब डेल्टा यू जो है वो ध्यान देना है, डेल्टा यू जो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं वो जिसके जिसके चलते लिख रहे हैं, जो जो फोर्स के चलते लिख रहे हैं वो इधर एक्सटर्नल में नहीं आएगा, और बाकी जितना फोर्सेस छूट रहा है वो सारा फोर्सेस किधर आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस में आ जाएगा। बट डेल्टा यू भी हम लोग हर एक फोर्स के चलते नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे कि किसके चलते डेल्टा यू लिख सकते हैं, किसके चलते डेल्टा यू नहीं लिख सकते। हर फोर्स के चलते डेल्टा यू हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जिसके चलते नहीं लिख सकते उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जिसके चलते लिख सकते हैं उसके लिए अपने पास चॉइस है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटर्नल मान के रख सकते हैं, या फिर हम लोग इंटरनल मान के राइट हैंड साइड में भी उसके चलते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर देखो, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला। कब? जब एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी का कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे मान लो अगर ग्रेविटी के चलते लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो लिख ही नहीं सकते, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ड्यू टू ग्रेविटी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मान लो एक स्टेट ए से बी तक हमारा है, ठीक है। अब ए से बी तक हम लोग ग्रेविटी का वर्क लिखना सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। वो क्लियर नहीं है तो वो देख लो एक बार। तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, mg इंटू एच, और mg और h सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा सीधा सीधा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हो जाएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस mgh, ठीक है। सिमिलरली अगर बी से ए तक जाएंगे तो वर्क हो जाएगा माइनस mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, बताए थे ना,
और ये चेंज इन पोटेंशियल जो सिस्टम है, किसका किसका सिस्टम, तो बॉल प्लस अर्थ, मतलब जो भी पार्टिकल प्लस अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, वो कितना होगा mgh। और इसमें हम लोग ध्यान रखें ये कि mg जो है, ये जो a से b तक आ रहे हैं, ये अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। mg जो है ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, देखो यहां पर देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है b से a तक जाने में क्या है, प्लस mgh है। मतलब a का फाइनल पोटेंशियल b के इनिशियल पोटेंशियल से तो ज्यादा ही है ना, ठीक है। मतलब जो भी पॉइंट हायर होगा वो ज्यादा पोटेंशियल पर होगा कंपेयर टू जो भी पॉइंट लोअर होगा, या फिर इसी को अलग भाषा में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट लोअर होगा वो कम पोटेंशियल पर होगा कंपेयर टू जो भी पॉइंट हायर होगा, ठीक है। उसी को हम लोग यहां पर लिखें। और देखो अब अगर मान लो किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल करा दिए, तो फ्रीली अगर फॉल करा दिए तो उस पर केवल और केवल mg ही लग रहा है, तो उस बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स तो उस पर नहीं है। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटी के चलते लिखते हैं तो उस बॉडी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहने वाला, कंजर्व रहने वाला ना। इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो किसी बॉडी को फ्री फॉल करा दिए, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से मान लो छोड़ दिए, अब वो गिरना शुरू किया, गिरना शुरू किया, गिरना शुरू किया, कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी मान लो v हो गया, ठीक है, कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी v हो गया। अब v को तो हम लोग काइनेमेटिक से लिख सकते हैं ना, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, या फिर अगर यहाँ पर u दे दिए तो u स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2gh, ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग वेलोसिटी फाइनल लिख लिए, वेलोसिटी इनिशियल लिख लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी h हाइट गिरा तो वहां से आ जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला फ्री फॉल में, ठीक है। बस वर्क लिखना था तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल आराम से लिख सकते हैं। जैसे स्प्रिंग का अगर बात किया जाए तो मान लो कि कोई एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, और उसको हम लोग नेचुरल लेंथ से x इलोंगेट कर रहे हैं या नेचुरल लेंथ से ही x कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल जी कितना होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, और वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, माइनस हाफ kx², ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल जी कितना हो जाएगा, प्लस हाफ kx², ठीक है। तो पोटेंशियल में चेंज नेचुरल लेंथ से प्लस हो जाएगा। ऑब्वियसली हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना, उसको कंप्रेस करने के लिए या इलोंगेट करने के लिए, तो दोनों ही में अगर हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है तो वो वर्क कहाँ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ही तो स्टोर हो रहा है, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ kx²। अब अगर कोई नेचुरल लेंथ को जीरो पोटेंशियल बोल दे, अगर कोई नेचुरल लेंथ को जीरो पोटेंशियल बोल दे, रेफरेंस का बात है, ठीक है, एक्चुअली में जीरो पोटेंशियल है कि नहीं हमको नहीं पता, बट हम मान लिए कि नेचुरल लेंथ जो वो क्या है, जीरो पोटेंशियल पर है। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि u फाइनल जो होगा, डेल्टा u क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल नेचुरल लेंथ है उसको हम लोग जीरो मान लिए हैं, ठीक है, तो u फाइनल क्या होगा, हाफ kx²। ऐसे ही ग्रेविटी वाले में भी अगर कोई रेफरेंस कहीं पर मान ले तो उसके रेस्पेक्ट में, इसका जीरो बोल रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का mgh था, तो अगर हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट का बोले इसको रेफरेंस मान के तो वो कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, पोटेंशियल लिखने के लिए किसी पॉइंट का रेफरेंस अपने को पता होना चाहिए। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि हम लोग बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग में वो स्ट्रेच्ड कंडीशन हो या कंप्रेस्ड कंडीशन हो, नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में हाफ kx² आता है, जहां पर x इलोंगेशन है या x कंप्रेशन है, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी तक देख रहे थे कि कुछ फोर्सेस जो है वो पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा था, जैसे ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, और भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये सारा फोर्स जो है ये पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है। बट कुछ फोर्स ऐसा होता है जिसको कोई मतलब नहीं होता, तुम जो करना है करो, जैसे फ्रिक्शन, जो करना है करो। अगर फ्रिक्शन, मान लो एक बॉल को हम यहाँ से फेंक देते हैं, ठीक है, और फेंक दिए, कोई ब्लॉक को फेंक दिए, थोड़ा दूर जाकर के रुक जाएगा, क्या वापस आएगा, नहीं, वो पोटेंशियल में स्टोर नहीं किया, वो एनर्जी को बर्बाद कर दिया, ठीक है। हमेशा बर्बाद नहीं करता है, कभी फ्रिक्शन काम भी आता है, बट एनर्जी को जनरली ऐसा फोर्सेज जो होता है वो डिसिपेट कर देता है इन नॉन रियूजेबल फॉर्म्स। कभी कभी डिसिपेट करता है इन रियूजेबल फॉर्म्स, जैसे कभी कभी हम लोग फ्रिक्शन के हीट को कहीं पर यूज करते हैं,
ठीक है। बट जनरली वो जो फ्रिक्शन का हीट है, या फ्रिक्शन से जो साउंड निकला है, या फ्रिक्शन से जो लाइट चिंगारी निकला है, वो जनरली क्या होता है, जनरली डिसिपेट हो जाता है इन नॉन रीयूजेबल फॉर्म्स। ठीक है, उसको वापस हम लोग यूज नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसा फोर्स होता है जिसके एनर्जी को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। जैसे ईटा को अगर 3 तल्ला पे 4 तल्ला पे चढ़ाएं तो उसको गिरा के हम तुमको मार सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं, बट कुछ में एनर्जी को वापस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो फोर्सेज है ना, ये पिछले लेक्चर से याद करो, हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे। कुछ फोर्सेज ऐसा था जिसका वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा था, बट कुछ फोर्सेज ऐसा था जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ऐसा कौन सा फोर्स था, याद करो, जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था? तो यही था, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, यही फोर्सेस था। और जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड कर रहा था, फ्रिक्शन। तो जो ऐसा फोर्सेस है ना जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये एनर्जी को कंजर्व नहीं करके रख रहा है। कंजर्व करने का मतलब बचा के रखना। और जो जिसका जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये एनर्जी को क्या करता है? बचा करके रखता है, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके, कन्वर्टिंग इट इनटू सम यूजफुल फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी और समथिंग। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फोर्सेस को देख चुके हैं। या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि राउंड ट्रिप में जो वर्क है वो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होगा? जीरो होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का राउंड ट्रिप में वर्क क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, मतलब नॉन जीरो हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, बट कंजर्वेटिव का तो पक्का बोलेंगे कि जीरो ही होगा। ठीक है, अब देखो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को अगर हमको अलग अलग डिफरेंशिएट करना हो, तो वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट होता है। अभी बताएं, पाथ इंडिपेंडेंट होता है कंजर्वेटिव में, बट नॉन कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पाथ पर डिपेंड करता है। इसमें क्लोज लूप में वर्क क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। इसमें क्लोज लूप में वर्क जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। इसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हीट में लॉस करा दिया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से डिफाइन होगा? ठीक है, ये डेल क्रॉस एफ जो है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी बस ये समझो, डेल क्रॉस एफ जो है वो जीरो होता है, कर्ल ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, ये जीरो होता है। और इसमें डेल क्रॉस एफ जो है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जितना डिसिपेटिंग टाइप का फोर्स है, जो हीट के रूप में, साउंड के रूप में डिसिपेट कर देता है, जैसे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कस। एयर ड्रैग मतलब एयर का जो ड्रैग लगता है, जैसे कोई सामान गिर रहा है तो उस पर एयर का ड्रैग लगता है। ठीक है, एयर फोर्स एक लगाता है। तो ये सारा जो फोर्स है, ये सारा क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये सारा फोर्सेस एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है। ठीक है, अब डेल क्रॉस एफ का क्या मतलब है वो समझा देते हैं। ठीक है, तो डेल जो है ना, एफ तो फोर्स है, अपने को इतना तो समझ में आ रहा है, ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। डेल जो है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है रो बाई रो एक्स आई कैप प्लस रो बाई रो वाई जे कैप प्लस रो बाई रो जेड के कैप। अभी रो बाई रो एक्स क्या है सर? ये तो सुने नहीं आज तक, हम बताते हैं। ठीक है, रो बाई रो एक्स जो है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, क्या होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन? देखो, जैसे अगर रो बाई रो एक्स करना है ना, मान लो किसी फंक्शन का रो बाई रो एक्स करना है, रो बाई रो एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मान लो इसका रो बाई रो एक्स करना है, तो ये क्या होगा? देखो तो, इसका अगर रो बाई रो एक्स करना है तो यहां से देखो माइनस तो बाहर कर लेंगे। ठीक है, और रो बाई रो एक्स जो होता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना, मतलब बाकी सारा टर्म को कांस्टेंट मान के चलना। y को हम लोग को क्या कर लेना है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। ये बेसिकली इक्वल है d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और इसके साथ साथ y को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से देखो माइनस वाई क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस 2x वाई क्यूब। ठीक है, अब इसी में रो बाई करके देखो जरा, इसी का अपने से निकालो, निकालो जल्दी से। रो बाई इसका कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे? देखो, ज्यादा चक्कर नहीं है, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
और बोलोगे सर रो बाई रो जेड, तो जेड तो है ही नहीं है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो रो बाई रो जेड इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो रो बाई रो एक्स का मतलब ये होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, मतलब वाई को छोड़ते हुए एक्स को खाली डिफरेंशिएट मार लेना, वाई जेड जितना बाकी सारा वेरिएबल है सबको छोड़ देना। ठीक है, जेड रहता है तो जेड को भी छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर हमको डेल क्रॉस एफ करना है तो डेल ये है, एफ ये है। अब देखो दो अपने पास यहां पर, ये दो अपने पास वेक्टर्स है। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डेल क्रॉस एफ जो होगा, देखो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, डेल डेल क्रॉस एफ जो होगा ये इक्वल होगा मॉड ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप, और यहां पर आई में रो बाई रो एक्स, डेल क्रॉस एफ कर रहे हैं ना, भूलना नहीं है, ए क्रॉस बी जैसे करते थे वैसे ही करना है, रो बाई रो आई और रो बाई रो जेड, और यहां पर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, अब यहां पर देखो आई वाले के साथ रो एफ जेड बाई रो वाई माइनस रो एफ वाई बाई रो जेड। ठीक है, तो रो एफ जेड बाई रो वाई माइनस रो एफ वाई बाई रो जेड आई कैप। फिर जे वाले के साथ, तो जे वाले के साथ माइनस जे यहां पर लगाते थे हम लोग, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर नहीं है तो वेक्टर में क्लियर कर लो पहले उसको। ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर नहीं है, वर्क एनर्जी देखना है, बहुत मार मारेंगे। अब जे वाले के साथ रो एफ जेड बाई रो एक्स माइनस रो एफ एक्स बाई रो जेड। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है तो अंदर वाला उलट जाएगा। ठीक है, तो रो एफ एक्स बाई रो जेड माइनस रो एफ जेड बाई रो एक्स जे कैप, और फिर वैसे ही के वाले के साथ। ठीक है, और अगर कॉन्जर्वेटिव फोर्स है तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, कॉन्जर्वेटिव फोर्स के लिए कर्ल ऑफ फोर्स जो होता है डेल क्रॉस एफ, ये क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डेल क्रॉस एफ को जैसे ही जीरो करेंगे, यानी कि आई कंपोनेंट भी जीरो, जे कंपोनेंट भी जीरो और के कंपोनेंट भी जीरो, तो ये जीरो यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये जीरो यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस, और ये जीरो यानी कि दिस टर्म इक्वल्स टू दैट टर्म। ठीक है, तो अब अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, और इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के चलते ही हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते पोटेंशियल नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अगर अपने को फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखना है तो वो रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होता है, और इंटरनल के नाम पर केवल और केवल हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के चलते पोटेंशियल डिफाइन होता है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो कि क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस डॉट डी आर। ठीक है, अब कंजर्वेटिव जो भी फोर्स है उसके पास तीन कंपोनेंट हो सकता है, अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले तो एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला। सिमिलरली डी आर वेक्टर जो है इसके पास भी तीन कंपोनेंट हो सकता है, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई और एफ जेड इंटू डी जेड, और तीनों का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, माइनस साइन एक था तो सबके साथ माइनस साइन लग गया, तो ये अपने को देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो रो यू बाई रो एक्स आएगा। ठीक है, और इधर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये वाई और यहाँ जेड, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल ये वाला, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही तो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा अपने को, एफ एक्स ही तो देगा विथ अ माइनस साइन। ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स अगर लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे, माइनस रो यू बाई रो एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एफ वाई अपने को मिलेगा माइनस रो यू बाई रो वाई, और सिमिलरली एफ जेड जो मिलेगा वो माइनस रो यू बाई रो जेड मिलेगा। ठीक है, तब अगर नेट फोर्स लिखना हो तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, ये रहा एफ एक्स आई कैप, प्लस एफ वाई, ये एफ वाई रहा जे कैप, प्लस एफ जेड, ये एफ जेड रहा के कैप।
ठीक है। और इसी में से अगर हम लोग माइनस यू को कॉमन बाहर निकाल लें, तो ये माइनस यू को जैसे ही हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहां पर देखो क्या बचेगा, रो बाई रो एक्स आई कैप प्लस रो बाई रो वाई जे कैप प्लस रो बाई रो जेड के कैप। और ये क्या चीज है, ये डेल वेक्टर ही तो है जो हम लोग अभी बताए हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो डील कर रहे थे, डेल क्रॉस एफ। तो यहां पर डेल इंटू यू विथ अ माइनस साइन, ये डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये ध्यान देना, ये डेल जो है एक वेक्टर है, यू जो है पोटेंशियल एनर्जी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये डॉट क्रॉस नहीं, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ, ठीक है। अब यहां पर देखो डेल यू जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे डेल क्रॉस एफ को बोले थे हम लोग कर्ल ऑफ फोर्स, वैसे डेल यू को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और माइनस डेल यू लग गया तो फोर्स को बोला जाता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेडियंट का क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहां पर देखो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन, और ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, ठीक है। तो अगर फोर्स दिया रहेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई खास दिक्कत इसमें नहीं, बस ध्यान में ये रखना है कि अगर फोर्स दे दिया अपने पास, कोई सा भी फोर्स दे दिया, तो ऐसा नहीं कि धकाधक आंख बंद करके पोटेंशियल फंक्शन निकालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि फोर्स कॉन्जर्वेटिव भी हो सकता है, फोर्स नॉन कॉन्जर्वेटिव भी हो सकता है, तो उसको एक बारी पहले चेक करना है फोर्स को कि फोर्स कॉन्जर्वेटिव है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव है। अगर कॉन्जर्वेटिव है तब ठीक है, तब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगर नॉन कॉन्जर्वेटिव है तब हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें जरूरी है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पार्टिकल है जिस पर एक फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकालना है, अगर जी ऑरिजिन पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा फोर्स है और इसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकालना है। अब देखो एक हिंट हम यहाँ पर दे रहे हैं, सबसे पहले तो इसको चेक करना है कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं है, डेल क्रॉस एफ वाले से चेक करो, ठीक है। एक हिंट दे रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग यही चीज निकाले हैं, तो आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ही आएगा। क्यों, देखो एफ का जो एक्स कंपोनेंट है वो देखो क्या है, और एफ का जो वाई कंपोनेंट है वो देखो क्या है। और देखो यहां पर माइनस साइन था ना, तो माइनस जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो यहां पर देखो माइनस लगाएंगे तो मिल जाएगा ना सेम चीज, ठीक है। माइनस रो यू, अगर यू हम लोग इसी को मान ले तो माइनस रो यू बाई रो एक्स क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा, 2x वाई क्यूब आई कैप। और माइनस रो यू बाई रो वाई क्या मिलेगा अपने को, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो बेसिकली जो u आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ही आएगा, ठीक है। अब बाकी कहानी करके देखो, सोचो कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और करके एक बार ट्राई करके देखो, पॉज कर लो, ये सबको नोट कर लो, फिर एक बार ट्राई करके देखो। चलो हो गया। देखो इसमें फोर्स अपने को पता है, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कोई एक पाथ चूज करना पड़ेगा। हम कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, बट आसान ये रहता है, जैसे ऑरिजिन से अगर जाना है हमको, तो एक बार x के पैरेलल चल जाओ, तो x के पैरेलल जब हम जा रहे हैं तो dy और dz ऐसे ही जीरो हो गया, तो ये दो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। और एक बार हम लोग y के पैरेलल चल गए तो उसमें क्या हो जाएगा, x और z जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर z रहता तो एक बार हम लोग z के पैरेलल जाकर के उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ऐसा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल के हम लोग पहुंच सकते हैं ना किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं। देखो अब यहां पर मान लो कि ऐसा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है। और एक बारी हम लोग यहां से चल करके यहां तक जा रहे हैं, हमको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फंक्शन लिखना है, कौन से पॉइंट पर, x, y पर, ठीक है। x, y पर हमको पोटेंशियल लिखना है, तो एक बार हम लोग 0,0 से ऑरिजिन से हम लोग यहां पर x, 0 तक जा रहे हैं। एक बार हम लोग यहां से यहां चले जाएंगे, और फिर एक बार हम लोग यहां से यहां चले जाएंगे, और यहां से यहां में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, और ये पॉइंट अपने पास है O ऑरिजिन, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, क्वेश्चन में दे दिया, मेंशन कर दिया कि पोटेंशियल उस पॉइंट का हम लोग जीरो एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है।
अब देखो, अगर हमको यू ए निकालना है तो यू ए क्या होगा, तो यू ए माइनस यू जीरो, मतलब यू ऑफ ऑरिजिन, तो वो तो जीरो ही हो गया। तो यू ए माइनस जीरो जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद माइनस साइन। तो एफ एक्स डी एक्स, तो यहां पर देखो, यहां से यहां जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स पहले तो लिखना पड़ेगा कि फोर्स कैसा है। तो फोर्स जो है जब हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो देखो, इसके लिए y तो जीरो है पूरे लाइन पर, तो y को हम लोग यहां और यहां जीरो पुट कर दिए, तो फोर्स अपने पास जीरो है। तो इस लाइन पर फोर्स ही जीरो है भाई साहब। और जैसे ही फोर्स जीरो मिला तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई सब खत्म हो गया और चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यानी कि यू ए भी जो हो गया ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब यू बी पे आ जाते हैं। अब ए से बी तक जाना है, तो यू बी माइनस यू ए, तो यू बी माइनस यू ए तो क्या है अपने पास, जीरो है, विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर क्या आएगा, देखो एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स यहां पर क्या है, डी एक्स तो है ही नहीं, डी एक्स में तो जा ही नहीं रहे, हम जा किस में रहे, डीवाई डीवाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डीएक्स और डीजेड अपने पास जीरो है। ठीक है, तो डीएक्स और डीजेड जीरो है, तो ये का भाई साहब और ये भाई साहब तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचे अपने पास एफ वाई डी वाई। ठीक है, तब एफ वाई डी वाई, वाई कंपोनेंट कितना होगा, एक्स वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, और वैसे भी जब हम लोग वाई में जा रहे हैं तो आई डॉट जे करेंगे तो वैसे भी जीरो होगा, इसलिए वो खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग निकाले हैं वही कहानी यहाँ पर भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एफ वाई डी वाई, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहां पर देखो इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये कहां से कहां तक विथ अ माइनस साइन, और ये कहां से कहां तक, ये y इक्वल्स टू जीरो से लेकर के y इक्वल्स टू वाई तक। ठीक है, अब बोलोगे कि सर x भी तो चेंज कर रहा है, तो नहीं, इस लाइन पर x नहीं बदल रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा लाइन ही चूज किए, इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइन ही चूज कर रहे थे कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल y और z कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक के लॉन्ग x और z कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग चूज कर रहे थे वैसा। तब x अगर नहीं बदल रहा है यहाँ पर तो थ्री एक्स स्क्वायर को तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको मत बोल देना कि सर पार्शियल इंटीग्रेशन है, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, ये हम टेक्निक यूज कर रहे हैं एक्स को कांस्टेंट करने के लिए, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया अपने पास यू बी जो हो गया, यू बी इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई का वाई क्यूब बाई थ्री, और एक बार लिमिट जीरो एक बार वाई, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सही बोले थे ना, हाँ। ठीक है, तो यही अपने पास आना चाहिए। अब बोलोगे, हो सकता है किसी के दिमाग में ये डाउट है कि सर अगर कोई इधर से ऐसे जाता तो सब काम हम ही कर दे, कुछ अपने भी करो, देखो निकाल करके, अगर कोई इधर से इधर जाता और फिर इधर से इधर जाता तो उसके साथ क्या होता, तब जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या यही आता कि कुछ और आता। चूंकि ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी यही आएगा। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्जर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी यही आएगा। अगर ये फोर्स नॉन कॉन्जर्वेटिव होता तो दोनों आदमी का आंसर अलग अलग आता, आना ही है, बिना अलग आए काम ही नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, तो अपने से करके इसको देखो। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करके देख सकते हो। चलो आ गया ना सेम, बताने का जरूरत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम तो देख चुके हैं पहले, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखे हैं ना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ठीक है, बट चूंकि हम लोग यहाँ पर फोर्स और पोटेंशियल को रिलेट किए तो हम लोग पोटेंशियल के टर्म्स में भी इक्विलिब्रियम को देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो, इतना तो समझ में आ रहा है। अब अगर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा है तो हम लोग एफ एक्स को रो यू बाई रो एक्स विथ माइनस साइन लिख सकते हैं, और माइनस रहे या नहीं रहे जीरो ही होना वो तो। ठीक है, तो रो यू बाई रो एक्स भी जीरो होगा, रो यू बाई रो वाई भी जीरो होगा, और रो यू बाई रो जेड भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मेंटल स्टेबल नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी का नहीं बात किया जा रहा, इक्विलिब्रियम का बात किया जा रहा है। ठीक है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल जैसे होता है ना मेंटली स्टेबल,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। मेंटली अनस्टेबल, थोड़ा सा वो मार पत्थर मार ईटा दिमाग ठिकाने ला देगा, ठीक है। और न्यूट्रल मतलब कोई मतलब नहीं है, तुम लड़ो, तुमको लड़ना है, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम जहां हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप का इक्विलिब्रियम भी होता है, देखो समझाते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पार्टिकल को जब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस अपने पोजीशन में आना चाहता है। जैसे एक ब्लॉक ले लिया, स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया नेचुरल लेंथ में अभी स्प्रिंग, ठीक है। अब जब उसको हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे तो स्प्रिंग खींचेगा और ये वापस अपने पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा। अगर कंप्रेस भी करेंगे तो स्प्रिंग धकेलेगा और वापस ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा। कहानी समझ में आ रहा ना, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल होता है, एक कटोरा ले लिया और उसके अंदर एक बॉल रख दिया, ठीक है, हेमिस्फेरिकल कटोरा है, उसके अंदर एक बॉल रख दिया। अब ये बॉल को इधर ले जाएंगे वापस नीचे, इधर ले जाएंगे वापस नीचे, ये हमेशा अपने लोअर मोस्ट पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा ही इक्विलिब्रियम होता है जहां पर पार्टिकल जो है वो अपने लीस्ट पोटेंशियल, जहां पे वो लीस्ट पोटेंशियल में रह सकता है वहां पे जाने का कोशिश करता है। ऐसे ही इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर एफ एक्स और यू एक्स ग्राफ बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनता है। देखो एफ एक्स ग्राफ का अगर बात किया जाए तो एफ एक्स ग्राफ ऐसा या ऐसा बनेगा, ठीक है, ये इसी दो टाइप का ग्राफ बनेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, यहाँ। अब यहां से अगर पार्टिकल को हम लोग इधर ले जाएंगे तो देखो फोर्स पॉजिटिव हो गया, उधर साइड लगने लगेगा, तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा और ये वापस इसको यहाँ लेके जाने का कोशिश कर। अगर पार्टिकल को हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर फोर्स देखो नेगेटिव हो गया और फोर्स नेगेटिव हो गया, ये इसको इधर लाने का कोशिश कर रहा है, तो वापस घुमा फिरा के ये इसको इक्विलिब्रियम पे ही पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। एंड सेम विद दिस, इसके साथ भी वैसा ही है, इधर ला रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव, इधर ले जा रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये वापस घूम फिर के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आना चाह रहा है। और अगर इस दोनों का यूएक्स ग्राफ बनाया जाए तो यूएक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है, लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब हम लोग इधर आए तो फोर्स इसमें क्या है, पॉजिटिव है। इसमें भी जब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर आएंगे तो देखो फोर्स जो होगा यहाँ पर, इधर आएंगे तो फोर्स देखो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, रो यू बाई रो एक्स बेसिकली नेगेटिव है, और रो यू स्लोप जो है वो देखो tan थीटा के हिसाब से देख सकते हैं ना हम लोग, तो रो यू बाई रो एक्स नेगेटिव है। और अगर वो नेगेटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रो यू बाई रो एक्स होता है, तो फोर्स क्या पॉजिटिव है। इधर साइड फोर्स पॉजिटिव है, इधर साइड फोर्स नेगेटिव है। और यहाँ पर देखो अगर फोर्स बनाया जाए तो फोर्स देखो, फोर्स इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड फोर्स नेगेटिव, और वापिस से ये जो दोनों फोर्स है ये इसको यहीं पे लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा टाइप है जिसमें पार्टिकल को एक बार हम लोग उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिए तो वापस घूम के अपने पोजीशन पे नहीं आना चाहेगा, हो गया, चल गया वो, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गर्लफ्रेंड लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है, इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो स्टेबल ये वाला कटोरा में नीचे बॉल रखा हुआ है, इधर ले जाएंगे यहाँ आएगा, इधर ले जाएंगे यहाँ आएगा। अनस्टेबल मतलब यहाँ ऊपर रखा हुआ है, और जब हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या ये वापस आएगा, नहीं, इधर चल जाएगा ससुरालपुर। इसको इधर करेंगे तो भी ये इधर चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एफ एक्स और यू एक्स ग्राफ का बात किया जाए तो वो एफ एक्स ग्राफ जो है वो ये चार टाइप का हो सकता है। देखो समझाते हैं क्या क्या। यहाँ पर तो दिख ही रहा है, इधर गए फोर्स पॉजिटिव, उधर लेके भाग जाएगा, इधर आएंगे फोर्स नेगेटिव, इधर खींच लेगा वापस, इसको वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। इसमें भी सेम टाइप का। यहां पर देखो इधर जब आएंगे तब तो बोल रहे हो कि सर इधर जब अगर लाएंगे तब तो फोर्स पॉजिटिव हो रहा है, तो ये तो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रहा है, तो ये इसको बोल सकते हैं ना हाफ इक्विलिब्रियम में है सर, इधर लाने पे वापस चल जाएगा लेकिन उधर ले जाने पे नहीं जाएगा। तब सुनो, देखो इधर ले जाने पे तो नहीं जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर इधर ला करके भी हम छोड़ देंगे एक्स एक्सिस पे, ऐसा ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, समझ लो एक्स एक्सिस पे इधर ला रहे हैं तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फोर्स पॉजिटिव है, उधर जाने का टेंडेंसी है और वो जाएगा भी उधर, और जब तक वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा क्या उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, नहीं रहेगा। वेलोसिटी अगर जीरो नहीं रहेगा, फोर्स लग के उसको यहां से यहां ले जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ये आगे निकल जाएगा, और एक बार आगे निकला फिर तो हो गया, फिर तो निकल गया, ठीक है।
तो ये टोटली ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, आधा इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ठीक है, सिमिलर कहानी इसके साथ है। इसको इधर ले जाएंगे तो फोर्स नेगेटिव यहां तक आएगा, फिर आगे निकल जाएगा, और इधर लाएंगे तो फोर्स तो वैसे भी नेगेटिव है, पीछे ही चला जाएगा। ठीक है, अब यूएक्स ग्राफ देखो, इन दोनों का यूएक्स ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, यहां पर देखो फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर है, देखो यूएक्स ग्राफ का जहां मैक्सिमा होगा, जहां रो यू बाई रो एक्स जीरो होगा, मतलब फोर्स जहां जीरो होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम से इधर ले जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव। यहां पर देखो इक्विलिब्रियम से इधर ले जाएंगे तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, और फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इधर ला रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव। तो ये अपना कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, और ये भी देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर ला रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव, और इधर ले जा रहे हैं तो भी फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर भी देखो फोर्स जो है वो पहले पॉजिटिव था, घट के जीरो हुआ, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पर भी देखो डी यू बाई डी एक्स पहले नेगेटिव था, यानी फोर्स पॉजिटिव था, घट के जीरो हुआ, फिर से नेगेटिव हो गया, यानी कि फोर्स फिर से पॉजिटिव हो गया। तो इसका ये वाला ग्राफ है, और इसका ग्राफ ये वाला है। ठीक है, हाँ इसमें यू एक्स ग्राफ में ऐसा नहीं बोलना है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना जरूरी है, इसमें डी यू बाई डी एक्स जीरो, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है। ठीक है, तो स्लोप का जीरो होना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नीचे से भी जा सकता था, फिर भी ये पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये इन टाइप का फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ हो सकता है, और इन टाइप का यू वर्सेस एक्स ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये यू वर्सेस एक्स ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अपने पास एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बता चुका है कि जहां ले जाओ वहां जाकर के चुपचाप रहेगा। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम आपको अपने वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना ही है, और उसका जो नया पोजीशन है ना वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पहले वाला भी इक्विलिब्रियम था, वो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे चुपचाप बैठा हुआ है, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे बॉल को अगर ग्राउंड पर रख दिए, ठीक है, और ग्राउंड पर रख दिए, यहाँ पर भी रेस्ट में, इसको थोड़ा सा इधर कर दिए, यहाँ भी रेस्ट में, थोड़ा इधर कर दिए, यहाँ भी रेस्ट में, सिंपली ऐसा भी समझ सकते हो। एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, स्लाइड नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। अब ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर रख दिए, अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें हर एक पोजीशन पे जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और हर एक पोजीशन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, और रो यू बाई रो एक्स या डी यू बाई डी एक्स का अगर बात किया जाए तो वो हर एक पॉइंट पे क्या है, जीरो है, फोर्स हर एक पॉइंट पर जीरो है। ठीक है, अब देखो यूएक्स ग्राफ जो था हम लोग अभी देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम का यूएक्स ग्राफ कैसा था। स्टेबल इक्विलिब्रियम का यूएक्स ग्राफ में एक मिनिमा था। ठीक है, तो अगर मिनिमा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यूएक्स ग्राफ अगर यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और अगर उसका मिनिमा आ रहा है वहां पर, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। अगर यूएक्स ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, अभी देखें ना यूएक्स ग्राफ, मिनिमा तो स्टेबल, मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यूएक्स ग्राफ में, एफएक्स का नहीं बात कर रहे हैं, यूएक्स ग्राफ में अगर मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यूएक्स ग्राफ दिया रहा है, वाईएक्स ग्राफ अगर दिया रहा है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग देखें ना nth डेरिवेटिव रूल, कैसे चेक करते हैं कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर वो नहीं पता तो डिफरेंशिएशन में देख लो एक बार। ठीक है, वैसे वहां पर हम लोग देख लिए। तो अब मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना हम लोग जानते हैं, वहां से चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। और वैसे तो ग्राफ से देखना तो हम लोग सीख ही गए। ठीक है, अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, यूएक्स ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे ही कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा हम बोलेंगे न्यूट्रल है। अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं मिल रहा है, अगर यू जो है एक्स का या वाई का कुछ फंक्शन है, तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? चलो इन सब को, सारा कहानी को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तब आज के लिए इतना ही। जितना हम लोग देख लिए उतना इस पार्ट के लिए सफिशिएंट है। ये वर्क एनर्जी पावर बताएं टोटल 3 पार्ट में खत्म हो रहा है। बाकी दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के बाकी दोनों पार्ट भी इसका देख सकते हो। ठीक है, अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है
तो इसके लिए बताएं यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, वहां जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। अगर थ्योरी में कहीं दिक्कत रह गया या और ज्यादा प्रॉब्लम्स करना, तो उसके लिए मेरा बुक देख सकते हो, फुल डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो। इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना केमिस्ट्री और मैथ्स का भी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स है, chemistry buddy.in और mathematicsbuddy.in, और इन दोनों का रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स भी है। चाहो तो वहां जा करके केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी सीख सकते हो। ठीक है, अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लगता है किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो, और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।